अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। www.firdaus.in के जानिब से मैं फिरदौस आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या है, एसईओ क्यों करते हैं, एसईओ के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग थोड़ा सा उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली एसईओ के बारे में, और थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम लोग और सेकंड स्टेप में चलेंगे हम लोग एसईओ के। दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है एसईओ करने का, और हम लोग एसईओ के करने की जो हमारा मेन पर्पज़ रहता है, जो मेन मकसद जो होता है हमारा, वो क्या होता है। तो जैसे कि हमने जाना पिछली वीडियो में कि एसईओ क्यों करते हैं, और थोड़ा सा और इसको मैं और थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को समझा देना चाहूँगा कि एसईओ क्या होता है। गूगल में चलते हैं हम लोग। सपोज़ देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैंने कीवर्ड के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कीवर्ड किसे कहते हैं। तो चलिए गूगल पे अगर हम लोग कोई कीवर्ड या किसी भी सर्च इंजन पे अगर हम कोई कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ, पैकेजिंग सप्लाइज। पैकेजिंग सप्लाइज मैंने टाइप किया कीवर्ड। देखिए कि दोस्तों, ये जो इतने सारे रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको जो जूम करते हैं, गूगल ने गूगल के पास इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए इतने सारे रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स या पेजेस कहिए, इतने सारे पेजेस जो हैं गूगल के इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए है उसके पास, जो कि 0.20 सेकंड्स में उसने ये शो किया है। तो दोस्तों, इतने सारे पेजेस हैं, पर आप देख सकते हैं कि हर पेज गूगल के पास ये जो पेज दिखा रहा है, जो 1 से लेकर 10 पेजेस जो हैं यहाँ पे, अगर हम लोग 10 पे क्लिक करेंगे तो फिर 20 पेजेस आ जाएंगे, फिर 20 पे क्लिक करेंगे तो फिर 30 पेजेस जो है वो आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हमने जब ये कीवर्ड टाइप किया और सर्च किया तो हमारे सामने फर्स्ट पेज पे जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमारा मेन अक्सर हम लोग जो हमारी मेंटालिटी ये रहती है हमारा कि जो हम लोग टाइप करते हैं फर्स्ट पेज पे ही, जो हमें कुछ रिजल्ट्स हम लोग चेक करते हैं, कोई वेबसाइट को चेक करते हैं और हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना होता है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वेबसाइट को बंद कर देते हैं। इन सेकेंड या थर्ड पेज पे या आगे के पेजेस पे बहुत रेयरली हम लोग जाते हैं, या बहुत कम लोग, हम ही क्या कोई भी लोग बहुत रेयरली जाते हैं। मैक्सिमम हम लोग फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको देखते हैं और उस बाद अपने वेबसाइट को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, एग्जैक्ट यही होता है एसईओ करने का मकसद जो हमारा होता है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है जिससे हम गूगल के फर्स्ट पेज पे शो करना चाहते हैं, गूगल के फर्स्ट पेज के टॉप 10 रिजल्ट्स, एक पेज पे जो 10 रिजल्ट्स दिखाता है गूगल, उसके टॉप 10 रिजल्ट्स में हम लोग शामिल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, चाहे वो गूगल हो या कोई अदर सर्च इंजन हो, बिंग हो या गूगल हो या अदर सर्च इंजन हो, उनके अगर टॉप पेज पे फर्स्ट पेज पे अगर हम लोग वेबसाइट को शामिल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग एग्जैक्टली एसईओ करते हैं। ये हमारा मेन पर्पज़ होता है एसईओ करने का, ताकि हमारी वेबसाइट विजिबल रहे, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए और लोग विजिट्स करें। दोस्तों, अब अगला मुद्दा अगर हम लोग उठाते हैं तो ये होता है कि एसईओ करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर हम लोग एसईओ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोई भी एसईओ करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट लेने के लिए हमें वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास हमें एक डोमेन की ज़रूरत होती है। डोमेन किसे कहते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग डॉट कॉम, हमने अक्सर जो देखते हैं, हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट का नाम रहता है डॉट कॉम रहता है। तो जो डोमेन रहता है वो यही कहलाता है कि ये जो डॉट कॉम, देन ये डॉट इन आपने सुने होंगे, डॉट को डॉट इन सुने होंगे, देन सिर्फ डॉट ओ आर जी सुने होंगे, डॉट एडू सुने होंगे आपने। तो इस तरह अलग अलग ढेर सारे डोमेन्स होते हैं। डॉट कॉम कमर्शियल के लिए मैक्सिमम लोग यूज़ होता है, और ये मैक्सिमम लोग डॉट कॉम जो है ख़रीदते हैं, आपने देखे होंगे मैक्सिमम डॉट कॉम के डोमेन्स आपको मिलते हैं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एसईओ करने के लिए, एसईओ पर्पज़ के लिए डोमेन बहुत ज़्यादा मायने जो है कि नहीं रखता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है कि ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पास डॉट कॉम डोमेन है तो ही हमारा जो वेबसाइट हो गूगल के फर्स्ट पेज पे आएगा, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल डोमेन जो है वही गूगल के फर्स्ट पेज पे आएंगे। आप डोमेन कोई भी लीजिए, डॉट इन लीजिए, डॉट को डॉट इन लीजिए, डॉट ओ आर जी लीजिए, डॉट ई डी यू लीजिए, डॉट कॉम लीजिए, जो खैर कोई भी आप डोमेन ख़रीदिए, एसईओ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है, और हम लोग किसी भी डोमेन को फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं।
तो हमें इसके लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक डोमेन लेना पड़ेगा, जो कि अलग अलग प्लान्स में मिलते हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। उसके बाद डोमेन होने के बाद हमारे पास एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग वो होता है जहाँ पे एक सर्वर रहता है, जहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उसको होस्टिंग सर्वर कहते हैं। तो हमें एक होस्टिंग सर्वर ख़रीदना पड़ता है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट जो है उसको हम लोग होस्ट कर सके ऑनलाइन करने के लिए। तो ये होस्टिंग सर्वर के भी प्लान्स होते हैं, ढेर सारे अलग अलग प्लान्स में हम लोग ख़रीदते हैं। स्पेसेस मिलते हैं हमें सर्वर पे 1 GB 2 GB या 500 MB 100 MB इस तरह के कुछ प्लान्स रहते हैं जो कि हमें ख़रीदना पड़ता है। एक बात इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अक्सर आप लोगों ने नेट पे देखा होगा, फ्री होस्टिंग की भी वेबसाइट ढेर सारी अवेलेबल रहती है जो हमें फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि फ्री होस्टिंग वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमें फ्री में देते हैं, उनका सर्वर अप टाइम गारंटी नहीं रहता है, हो सकता है वो बीच में बंद कर दे, हो सकता है कि उनकी सर्वर की रेपुटेशन अच्छी ना हो सकता है उनके सर्वर पे कोई प्रॉब्लम हो, या ढेर सारे हैं कि हमें कोई गारंटी नहीं मिलती है। अगर शॉर्ट में कहें तो कि फ्री होस्टिंग की कोई गारंटी नहीं रहती है कि हमें वो बहुत ही बेहतर सर्विस देंगे या अच्छी सर्विस देंगे। तो हम लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं फ्री होस्टिंग के लिए। इसलिए कभी भी अगर आप अपनी वेबसाइट को सचमुच अगर आप सीरियसली अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसको आप एसईओ करना चाहते हैं, अगर एसईओ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, या अगर आप किसी और से करवा रहे हैं एसईओ और इसके लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको एक अच्छा पेड होस्टिंग लेना चाहिए, जो कि ईजिली अवेलेबल रहते हैं। ढेर सारे पेड होस्टिंग के प्लान्स रहते हैं, तो आप पेड होस्टिंग ज़रूर लीजिएगा इसके लिए। तो हमारे पास एक डोमेन हो गया, उसके बाद अगर हमने उस डोमेन को होस्ट भी कर दिया, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे। और वेबसाइट कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, निशे पे, जो कैटेगरी पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई ब्लॉग इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसमें, तो उस डोमेन में, तो आप वो भी जो है कि आप उसको कर लेंगे। तो उसके बाद हमें जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो उसके लिए हमें प्रॉपर कंटेंट चाहिए होते हैं। जो भी जिस कैटेगरी में अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट हम लिखेंगे। कंटेंट में हम लोग जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम, एक अच्छी वेबसाइट के लिए हमारे वेबसाइट के कंटेंट के साथ साथ अच्छे कंटेंट रिलेटेड इमेजेस होने चाहिए, उस पर वीडियोज़ रहने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है कि हम लोग अपने वेबसाइट पे करते हैं और उसके बाद वेबसाइट को हम लोग लाइव कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, वेबसाइट शुरू हो जाता है। तो इसकी ये पर्टिकुलर जब चीज़ हो जाता है हमारे पास, तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, हमारी वेबसाइट को ढेर सारे लोग जाने, देखिए नई वेबसाइट है तो सिर्फ हम जानते हैं और हमारे कोई फ्रेंड हैं जिनको हम बताएंगे, या तो वो लोग जानेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि हमें दुनिया भर से लोग जाने उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो हम लोग दे रहे हैं, या कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एसईओ करवाना पड़ता है। तो ये इतनी चीज़ें जो मैंने बताया, ये सब ख़त्म होने के बाद हम लोग एसईओ का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एसईओ प्रोसेस में देखिए, मैंने आपको उस दिन में बताया था दोस्तों कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ऑन पेज पे हम लोग करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो कहा जाता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं। अभी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, खासकर जो जो मेन चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले डिज़ाइन डिपेंड करता है कि हमें हमारी वेबसाइट को हम लोग एक डिज़ाइन देते हैं जो कि एसईओ फ्रेंडली डिज़ाइन रहता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत सारा उस पर मतलब तमाशे ना हो, या बहुत सारे ढेर सारे कोई फ्लैश यूज़ ना किया हो गया हो, ढेर सारे कोई जावास्क्रिप्ट्स ना यूज़ किए गए हो। एक सिंपल जो है कि बहुत जल्दी फुल वेबसाइट जो है लोड हो सके। और सिंपल मीन्स मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि एसईओ की वेबसाइट एकदम सिंपल ही होनी चाहिए, होता है ढेर सारे डिज़ाइंस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बस उसके ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं हम लोग जो यूज़ करते हैं। तो एक हमारी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन मायने रखता है, डिज़ाइन लेआउट बहुत ज़्यादा मायने रखता है एसईओ करने के लिए। तो हमें अपनी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन चेक करने पड़ते हैं और एक बेहतर डिज़ाइन बनाना पड़ता है ताकि एसईओ के लिए हमें वो बेनिफिशियल रहे हमारे लिए। अगला जो प्रोसेस होता है कीवर्ड रिसर्च, मैंने आपको पिछले वीडियो में ज़रा सा इसके बारे में हिंट दिया था, अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च जो होता है कि वो क्या होता है। दोस्तों अगर हमारी कोई सर्विस हम लोग दे रहे हैं, सपोज मैंने आपको जो कीवर्ड सर्च किया था पैकेजिंग सप्लाईज, जो मैंने सर्च किया था, देखिए पैकेजिंग सप्लाईज ये जो कीवर्ड है, तो इस पर्टिकुलर जो कीवर्ड में जितने भी वेबसाइट आपको देख रहे हैं ये सभी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं पैकेजिंग सप्लाईज का, इसलिए ये जो कीवर्ड है ऐसे वेबसाइट को शो कर रहा है। तो अगर हमारे पास भी कोई अच्छा कीवर्ड है, या जिसे हम लोग मतलब ऐसी कोई सर्विस है,
जिसको हम लोग लाना चाहते हैं टॉप, गूगल के टॉप पे, तो उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर वेबसाइट को समझ के और एक कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा हमें, और अपने अपने लिए कुछ ऐसे बेहतर कीवर्ड्स निकालने होंगे जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहते हैं, जिस पे लोग ढेर सारे सर्च करते हैं जिस कीवर्ड पे, तो जिस पे सर्चेस अच्छे रहते हैं मीन्स, और जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जो ट्रेंड में रहते हैं गूगल के, गूगल मीन्स जो अभी ट्रेंड में हो, जो कीवर्ड पे ज़्यादा अभी ट्रेंड में हो, जिस पे ज़्यादा सर्च होते हो रहे हों, जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हों, तो ऐसे कीवर्ड्स हम लोग छांटते हैं, निकालते हैं ऐसे कीवर्ड्स को। इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि गूगल का एडवर्ड कीवर्ड कीवर्ड टूल रहता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं गूगल में। हम लोग गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल जब डालेंगे तो जो पहला रिजल्ट आता है वो गूगल का ही रहता है, उसी का रहता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद हम लोग बेहतर अच्छे तरीके से हम लोग ढूंढते हैं कीवर्ड्स को, जो कीवर्ड्स में निकालने होते हैं, और ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढने के बाद फिर हम लोग उस पर वर्क करना जो है कि शुरू। दोस्तों एडवर्ड टूल से हम लोग कुछ जो सजेशन देते हैं ढेर सारे, उसमें से हम लोग निकालते हैं कीवर्ड्स को कि किस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, किस कीवर्ड पे मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है, और वो सब सर्च करने के बाद हम लोग कुछ अपने लिए एक अच्छे खासे जो हमारे लिए कीवर्ड जो बेटर रहेंगे ऐसे कीवर्ड्स को हम लोग निकालेंगे, और फिर उन कीवर्ड्स के हम अपनी वेबसाइट के लिए सेव करके रखेंगे, कलेक्ट करके रखेंगे, जिस पे हमको एसईओ करना है, जिस पे हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन करना है। उसके बाद हम लोग दोस्तों कीवर्ड्स हम लोग डिसाइड हो गया, देन उसके बाद हम लोग आते हैं साइट पे आगे कि हमें टाइटल टैग, ऑन पेज में टाइटल टैग देखना पड़ता है। टाइटल टैग क्या होता है, मैंने आपको उस दिन में बताया था दोस्तों कि जैसे आप ये जो देख रहे हैं पहला जो बोल्ड में हाईलाइट जो दिखा रहा है, ये टाइटल टैग होता है सबसे पहले, जो कि हम लोग अगर हम लोग कोई वेबसाइट भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये टाइटल टैग है। इसको मैं आपको उसमें कोडिंग में हम लोग को वेबसाइट के बैकएंड में जाके हमें टाइटल टैग में लिखना पड़ता है। टाइटल टैग लिखने के लिए जो कोड रहता है एग्जैक्टली देखिए, हम लोग टाइटल लिखते हैं, देन उसके बाद क्लोज करते हैं, और यहाँ टाइटल का नेम रहेगा, यहाँ जो पर्टिकुलर टाइटल रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग उस टाइटल को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है कि ये एक HTML का कोडिंग है जिसमें हम लोग यहाँ जो पर्टिकुलर जो चीज़ लिखते हैं वो टाइटल टैग में आता है, जो टाइटल टैग में दिखता है। तो हमें एक बेहतर टाइटल टैग बनाना पड़ता है जो कि अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब कर सके, हम लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पेज में, पर्टिकुलर पेज में या पर्टिकुलर वेबसाइट में। तो उसके लिए हर पेज के लिए हम लोग अलग अलग टाइटल टैग जो है कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, और उस टाइटल टैग को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। टाइटल टैग जो रहता है वो जो अभी जो कि 70 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो गूगल जो दिखाता है नॉट मोर देन 70 कैरेक्टर्स रहना चाहिए टाइटल टैग। कोशिश कीजिए आप उसको कि 60 to 65 ही रखें, जो ज़्यादा बेटर रहता है, बट 70 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हम लोग अगर लेते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर 70 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो गूगल उसको डॉट ऐसे डॉट 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 करके आगे कंटिन्यू कर देता है, उसको रीड नहीं करता, उसको इंडेक्स भी नहीं करता है। और 70 कैरेक्टर्स तक गूगल जो है कि वो या कोई भी क्रॉलर जो होते हैं वो 70 कैरेक्टर जो है मैक्सिमम गूगल 70 कैरेक्टर से ऊपर जो टाइटल टैग रहते हैं वो नहीं शो करता है। तो हम लोग अगर मान के चलिए अगर हम लोग भर भी देते टाइटल टैग में ढेर सारे कैरेक्टर्स तो कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई मतलब उसका मेहनत करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो कोशिश करें कि हम लोग अपना टाइटल टैग को 70 कैरेक्टर्स तक सीमित रखें। टाइटल टैग जो हम लोग लिख लेते हैं उसके बाद दोस्तों टाइटल टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग टाइटल टैग पे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और एक बहुत ही बेटर टाइटल टैग बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम लोग अच्छे से अच्छा वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सके 70 कैरेक्टर्स में ही। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहता है मेटा टैग्स जो रहते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। मेटा टैग्स एग्जैक्टली क्या होता है इसमें देखिए दोस्तों, मेटा टैग्स में मैंने आपको बताऊंगा कि उसमें डिस्क्रिप्शन टैग रहते हैं, कीवर्ड जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कुछ रोबोट्स रहते हैं, और भी ढेर सारे मेटा टैग्स रहते हैं। आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं आपको इसके ज़रिए कि सपोज़ ये एक पेज ओपन हुआ है और मैं इसको आपको बताऊंगा कि टाइटल टैग्स कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, मेटा टैग्स कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसके लिए अगर हम चलते हैं, देखिए पेज व्यू में हम लोग जाते हैं, पहले इसके पेज व्यू में जा सकते हैं। पेज व्यू में जाने के बाद अगर थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ उसको ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों ये टाइटल टैग
यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ टाइटल ओपन हो रहा है, यहाँ टाइटल क्लोज हो जा रहा है, और इसके बीच में जो लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखा हुआ है, जो पर्टिकुलर जो लिखे हुए हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये टाइटल टैग होता है। ये टाइटल टैग जो टाइटल में दिखता है मुझे, तो यहाँ पे हमें अपने टाइटल टैग को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसके आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटा टाइम्स में देखिए मेटा टैग्स रहते हैं। मेटा टैग्स क्या होता है, देखिए मेटा जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है मेटा टैग्स का वो ये होता है कि हम लोग मेटा लिखते हैं, मेटा नेम, नेम में डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालो तो डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ पे, देन आगे कंटेंट रहेगा, देन यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन डालेंगे। दोस्तों ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन वो होता है जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट के पर्टिकुलर सर्विसेज को शॉर्ट में एक डिफाइन करते हैं कि हम अपने विजिटर्स को क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम लोग इस मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जो कि नॉट मोर देन 160 कैरेक्टर्स, 160 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि 160 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम लोग अगर 2-4 पैराग्राफ भी लिख दे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग 150 to 160 कैरेक्टर्स में इसको समेट दें अपने डिस्क्रिप्शन टैग को, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो। ऐसा ना हो कि हम लोग कोई भी वर्ड लिख दे रहे हैं सिर्फ वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल हम लोग स्टफिंग नहीं करेंगे। एक ऐसा कोई पर्टिकुलर सेंटेंस बनाएंगे जिसमें अपने वेबसाइट को पूरी तरह से डिफाइन कर सकें हम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेटा नेम कीवर्ड्स होता है। मेटा कीवर्ड्स में क्या होते हैं, हम वो कीवर्ड डालते हैं जो कि हमने सर्च किए हैं, जो कि हमने सर्च किए हैं अपने वेबसाइट के लिए, हमें सर्विसेज के लिए, जो मैंने बताया वो जो फाइनलाइज कीवर्ड्स रहते हैं, उन कीवर्ड्स को हम लोग मेटा जो कि है टैग मेटा कीवर्ड्स में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, टाइटल भी मैंने आपको बता दिया, और भी ढेर सारे होते हैं। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा और भी इसके बारे में। फ़िलहाल आपको इतना समझ में ज़रूर आ गया होगा कि एग्जैक्टली मेटा टैग क्या होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। आगे की प्रोसीजर में आता है कुछ हेडिंग टैग्स जो रहते हैं। आपने अगर HTML पढ़ा होगा, आपको HTML का इन्फॉर्मेशन होगा, तो आप जानते होंगे कि H1, H2, H3 से टैग्स रहते हैं, जो कि थोड़ा हाईलाइट दिखते हैं, और हम लोग ऐसे H1, H2, H3 टैग को टाइटल देने के लिए मैक्सिमम यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरा जो पेज है, जो पोस्ट है, उसका टाइटल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो ये टाइटल है उसको हम लोग H1 टैग में यूज़ करें। दोस्तों H1 टैग जो होता है वो गूगल अपने SEO के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी जो है कि हेडिंग्स जो रहते हैं, वैसे हेडिंग्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि H1, H2, H3 टैग में हम लोग यूज़ करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा SEO के व्यू से। CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोस्तों वो होता है कि जैसे कि हमारी वेबसाइट पे ढेर सारे अगर डिज़ाइंस ऐसा हमने बनाते हैं जिसमें ढेर सारे डिज़ाइंस यूज़ किए हों, ढेर सारे ग्राफिक्स यूज़ करने पड़े, या ढेर सारे कुछ इफेक्ट देने पड़े, अपने वेबसाइट पे इफेक्ट्स रहते हैं, तो ऐसे हम लोग ऐसे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट आते हैं, तो उसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड जावास्क्रिप्ट्स हैं, जो CSS है ढेर सारे, उनको हम लोग उसको मिनिमाइज़ करें, उसको छोटा करें, उसको कंप्रेस करें। उसके लिए भी ढेर सारी चीज़ें आती हैं कंप्रेस करने के लिए अपने वेबसाइट पे जो जावास्क्रिप्ट रहते हैं, जो CSS रहते हैं लिखे हुए, तो हम लोग उनको भी कंप्रेस करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि कोई स्क्रिप्ट हेवी हो, उसको लोड करते करते हमारी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगे और उसका बाउंस रेट बढ़ जाए, या इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो कोडिंग रहते हैं, जो जावास्क्रिप्ट्स रहते हैं, जो CSS रहते हैं, उनको हम लोग मिनिमाइज़ करें, उनको कंप्रेस करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑल टैग एट्रीब्यूट में आते हैं। ऑल टैग एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों? ऑल टैग वो होता है जो कि आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सपोज़ अब हम लोग अगर ये पोस्ट पे चलते हैं, ऑल टैग बेसिकली दोस्तों इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारी कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे अगर हम लोग ये इमेज यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर यह मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं कोई इमेज यूज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों हम लोग इंसान हैं, हमारे पास, हमें ऊपर वाले ने 2 आंखें दी हैं जिसे हम लोग यूज़ करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहन में आ जाता है हमारे पास तो माइंड है कि हाँ ये तस्वीर है, हम किस किस चीज़ की तस्वीर देख रहे हैं, इसको इससे क्या फ़ायदा होता है, या किस चीज़ की तस्वीर है दोस्तों। लेकिन जो हमारे क्रॉलर्स रहते हैं, जो गूगल बोट होते हैं या अदर क्रॉलर्स रहते हैं, स्पाइडर्स रहते हैं, जो क्रॉल करते आते हैं वेबसाइट को, उनको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली इमेजेस की ये इमेजेस क्या है। उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इमेज में क्या लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है उनके लिए। तो उन लोगों को समझ में आया कि ये इमेजेस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये जो पर्टिकुलर फ़ोटो जो देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर जो तस्वीर देख रहे हैं किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसके लिए हम लोग ऑल टैग यूज लिखते हैं। और ऑल टैग लिखने के बाद ऑल्ट में हम लोग जो है कि इसको एट्रीब्यूट में हम लोग नाम डालते हैं ऑल्ट में, कि इमेज का पाथ दिया जाता है, पाथ देने के बाद उसमें ऑल्ट टैग में डालते हैं पर्टिकुलर हम लोग कीवर्ड्स यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली।
जो हमारे वेबसाइट के कीवर्ड्स रहते हैं, या जो ऑल टैग में एग्जैक्टली वो चीज़ यूज़ होना चाहिए जो हमारे वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कोई वर्ड हम लोग डालेंगे, ऐसा कीवर्ड डालेंगे जिससे रिलेटेड अपनी वेबसाइट हो। ऐसा ना हो कि हमारी वेबसाइट जो है कि जैसे एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट है और मैं इसमें कुछ अलग ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हमारी वेबसाइट जो सर्विस दे रही है, जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर्टिकुलर पेज में, उसी से रिलेटेड हम लोग ऑल टैग यूज़ करेंगे, ताकि गूगल के जो स्पाइडर्स हैं या अदर सर्च इंजन के जो स्पाइडर्स हैं वो आए और उसको पढ़ें, तो उनको समझ में आया कि हाँ ये जो इमेज है, ये जो तस्वीर है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है। तो उनको समझने के लिए ऑल टैग जो है कि हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर, नेविगेशंस होता है। नेविगेशंस में जो हमारी वेबसाइट के जो नेविगेशंस रहते हैं, जो मेनूज़ रहते हैं, वैसे मेनूज़ को हम लोग अपने अपने हिसाब से बेटर तरीके से सजाते हैं ताकि एसईओ के लिए बेटर रहे। हम लोग ज़्यादा मेनूज़ में जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जावास्क्रिप्ट जो है कि जावास्क्रिप्ट में जो यूआरएल जो लिंक यूज़ किया रहता है, गूगल स्पाइडर्स उनको समझ नहीं पाते हैं। गूगल स्पाइडर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है जावास्क्रिप्ट में जो लिंक यूज़ किए हुए रहते हैं। अपने जो स्पाइडर्स, अपने जो नेविगेशन होना चाहिए बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, एसईओ फ्रेंडली रखने की कोशिश करेंगे, जिसको गूगल बहुत इजीली तरीके से, या अदर सर्च इंजन स्क्रॉलर्स बहुत इजीली तरीके से समझ में आ सके उनको कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। मोस्टली हम लोग नेविगेशन के लिए इमेजेस को इग्नोर करते हैं। आपने ढेर सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे, जैसे देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं, इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कोई लिंक आ रही है। तो ये जो लिंक आ रही है, तो ये पर्टिकुलर हम लोग इग्नोर करते हैं इस चीज़ों को कि यहाँ ज़रूरत है, ठीक है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मेन नेविगेशन रहते हैं, जो मेन जो है कि लिंक रहते हैं, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एंकर टैग में लिखें। एंकर टैग मतलब जैसे ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक बॉक्सेस लिखा हुआ है, बॉक्सेस पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है शिपिंग एनवेलप्स लिखा हुआ है उस पर लिंक दिया हुआ है। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि हमारे नेविगेशन हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखें, उसको हम लोग हाइपर लिंक करें, ना कि बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ करें, इमेज को लिंक करें। मैंने आपको बताया कि इमेज गूगल सर्च इंजन्स को या अदर सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो नेविगेशन पे ज़्यादा इमेजेस ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा जावास्क्रिप्ट ना यूज़ किए हो, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, जो कि हमारे एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। तो इस तरह का हमारा जो लिंकिंग स्ट्रक्चर रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रोकन लिंक एनालिसिस होता है। ब्रोकन लिंक क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारी वेबसाइट, अगर ये मेरी कोई वेबसाइट है, इसमें मैं ढेर सारे पेजेस है, 4-5 पेजेस की वेबसाइट रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई, जैसे ये आप देख रहे हैं ये शॉपिंग कार्ट है, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है ऐसी साइट्स में। तो ऐसी वेबसाइट में हज़ारों जो है कि 2000, 2500, 1000 भी पेजेस रहते हैं। तो इतने सारे पेजेस रहते हैं, तो उसमें हम लोग मैनुअली चेक नहीं कर सकते हैं कि कितने सारे पेजेस है। हर पेज को हम लोग, हर लिंक को मैनुअली चेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कुछ टूल्स रहते हैं जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई ऐसी लिंक तो नहीं है जो कि ब्रोकन है, जिसके लिए जिस पे क्लिक करने पर वो पेज अवेलेबल ही ना हो और ब्रोकन लिंक हो। तो वैसे लिंक को हम लोग सर्च करते हैं टूल की सहायता से, टूल की हेल्प से, टूल की मदद से, और ऐसे कीवर्ड्स को फिर हम लोग रिपेयर करके उनको सही जगह जोड़ते हैं। और अगर पेजेस नहीं है तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं और उनको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ताकि हमारे जितने भी ब्रोकन लिंक्स है वो साइट की रेपुटेशन ख़राब ना करे और यूज़र्स को ऐसा ना लगे कि यार कुछ भी जो है कि लिंक दिया हुआ है और मिल ही नहीं रहा है कंटेंट। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स हो वो पर्टिकुलर जो है कि टारगेटेड पेज पे जाए, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो देना चाहता है वो दे। ऐसा ना हो कि कोई लिंक पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और वो कंटेंट उनको मिल ही ना रहा, यूज़र को एरर नहीं आना चाहिए, नॉट फाउंड पेजेस में नहीं। कोशिश करते हैं कि कम से कम रखें उसको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब ये वेबसाइट के पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको बताया था, टाइटल टैग हमने डाल लिए, नेविगेशन देख लिए, वेबसाइट पे इमेजेस यूज़ होने चाहिए, देखिए ये इमेजेस भी यूज़ किए हुए हैं। टाइटल टैग मैंने बताया था आपको कि जो जितने भी हेडिंग रहेगा वो H1 H2 टैग्स में यूज़ होना चाहिए, तो ये हम लोग हेडिंग को भी H1 H2 कर लिए। देन उसको कंटेंट भी हम लोगों ने यूज़ कर लिए, कंटेंट में प्रॉपर जो कि फ्रेश। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिए कि किसी भी वेबसाइट का कॉपी आप मत कीजिएगा कंटेंट। हमारी वेबसाइट का कंटेंट जो है बिल्कुल यूनिक और फ्रेश रहना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम लोग किसी और के वेबसाइट से कॉपी कर रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे। गूगल के पास ऐसे ढेर सारे जो है कि तरीके हैं, जिससे वो मेथड्स हैं जिससे पकड़ लेता है, फिर आपको इससे पेनल्टी करेगा, आपका साइट बैन कर देगा या इंडेक्स से निकाल देगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कॉपी करने से बचें, अपना खुद के कंटेंट लिखें, खुद के कंटेंट राइटर से। अगर आप नहीं लिख सकते तो कंटेंट राइटर को हायर करें, कंटेंट राइटर से कंटेंट फ्रेश कंटेंट लिखवाएं,
जो कि यूज़र के लिए भी बहुत बेटर हो और सर्च इंजन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डाल सके। तो जब हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद हमारा फुटर आता है। फुटर में हम लोग मैक्सिमम जो कि साइट मैप का लिंक डालते हैं। हाँ दोस्तों, साइट मैप एग्जैक्टली क्या होता है मैंने आपको पहले भी एक बार इन्फॉर्मेशन दिया था, फिर से बता देना चाहूँगा। साइट मैप बहुत ज़्यादा एक रिक्वायर्ड थिंग रहता है अपनी वेबसाइट के लिए। साइट मैप में दोस्तों हम लोग जो है कि आपको दिखाता हूँ साइट मैप का, जिसमें क्लिक करते हैं हम लोग क्या एग्जैक्टली साइट मैप होता है। साइट मैप एक HTML में बनता है दोस्तों और एक XML में बनता है। देखिए मैंने आपको बताया साइट मैप, ये HTML का जो है ये HTML साइट मैप है, जिसमें आप पूरा हम लोग का कलेक्शन रहता है कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी पेजेस अवेलेबल हैं, उन सभी को एक पेज में हम लोग कलेक्ट करते हैं कैटेगरी वाइज, कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इतने पेजेस हैं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इतने पेजेस हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं। तो ताकि यूज़र को एक ईजीली मिल जाता है हर चीज़, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में, फिर फ्लोट नहीं होते रहना पड़ेगा, उनको उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो चाहते हैं वो यहाँ से पर्टिकुलर पेज पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है दोस्तों, ये हम लोग साइट मैप में शो करते हैं एग्जैक्टली। साइट मैप एक XML भी होता है, जिसमें XML जो कि है कि गूगल के सर्च इंजन्स के लिए या अलग अदर सर्च इंजन्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें वो XML फॉर्मेट में रहते हैं और उसको सर्च इंजन्स के लिए इजी हो जाता है, क्रॉलर्स के लिए सभी पेजेस पे जाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग एक साइट में यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉलेशन इसलिए होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि एनालिटिक्स जो रहता है गूगल का बहुत ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन टूल है गूगल के तरफ से हम लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल रहता है, जिसमें हम लोग बहुत ही खूबसूरत टूल है, हम लोग हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। गूगल का एनालिटिक्स जो टूल रहता है वो एग्जैक्टली किस लिए रहता है दोस्तों, कि ट्रैक करने के लिए हमारी वेबसाइट को हम लोग पूरी तरह से निचोड़ सकते हैं उस टूल में, और पूरी तरह से हर एक कोने में झांक सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, तो कितने पेजेस हैं, तो कितने पेजेस पे लोग आ रहे हैं, कितने पेजेस पे विजिट्स हो रही है, कितने देर की विजिट्स हो रही है। एनालिटिक्स टूल में जो मैक्सिमम जो चीज़ हम देखते हैं कि पर डे कितने विजिट्स हो रहे हैं। देन आगे देखते हैं कि यूनिक विजिट्स कितनी हो रही है, यूनिक विजिट्स कितने हैं। देन उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि यूनिक विजिट्स के बाद जो है कि रिटर्निंग विजिट्स कितने होते हैं। रिटर्निंग विजिट्स वो होता है दोस्तों कि हमारी वेबसाइट पे जो एक बार आ रहा है और आने के बाद फिर से बन करके फिर से अगली बार फिर वही विजिटर्स दोबारा हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो उनको रिटर्निंग विजिट्स कहते हैं। तो ऐसे विजिट्स कितने हो रहे हैं, विजिट्स की ड्यूरेशन क्या है, पर्टिकुलर एक आदमी अगर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो कितना वक्त दे रहा है वेबसाइट के लिए, कौन कौन से पेजेस पे जा रहा है, कहाँ से है प्रॉपर, कौन सी कंट्री से है, कौन से प्लेस से है, पर्टिकुलर कौन से सिटी से है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको ये गूगल के एनालिटिक्स टूल में मिल जाएगा। देखिए इसका एक UI देख सकते हैं, यूज़र इंटरफेस देखिए इस तरह से दिखाता है। देखिए यहाँ पे ये भी बताता है एक तरह से कि अभी एक लाइव भी दिखाता है गूगल में कि अभी आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स हैं, जिसमें से डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, ऑर्गेनिक कितने हैं जो कि सर्च इंजन से आते हैं, वैसे लोग कितने % हैं, रेफरल कितने हैं जैसे कि जो कि अलग अलग पर्टिकुलर वेबसाइट से आते हैं, फेसबुक से या ट्विटर से या लिंक्डइन से, ऐसे नेटवर्क से जहाँ से हम लोग अपनी लिंक को शेयर करते हैं, वहाँ से रेफरल्स कितने हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल ट्रैकिंग हम लोग गूगल एनालिटिक्स में करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हमारे कैंपेन के लिए। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन में आपको स्पेशल जो हमारी क्लास रहेगी, जो स्पेशल जो हमारी एक मुद्दा रहेगा गूगल एनालिटिक्स का, उसमें मैं आपको 3 से 4 वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करूँगा एक टोटल कि एनालिटिक्स टूल क्या होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये ऑन पेज एसईओ में होती है, और ये सभी चीज़ों को हम लोग ऑन पेज एसईओ में करने की कोशिश करते हैं। और जब ये ऑन पेज एसईओ हमारा जो है कि कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम लोग का अगला कदम जो होता है इसके बाद जो है कि जो ऑफ पेज एसईओ के लिए चलता है, जो कि देखा जाए तो जो हमारी वेबसाइट के लिए 60 to 65% मायने ये रखता है ऑफ पेज एसईओ। अगर हम लोग ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं तो ऑन पेज एसईओ अगर 35 to 40% अगर मायने रखता है, तो ऑफ पेज एसईओ 60% मायने रखता है अपनी वेबसाइट को रैंकिंग देने के लिए गूगल के या अदर सर्च इंजन्स के रिजल्ट पेज पे। तो अगला जो कदम होगा हमारा वो रहेगा ऑफ पेज की तरफ। ऑफ पेज में क्या क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उम्मीद है आप लोगों को इतना जो मैंने समझाया उसमें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अगर इसके अलावा भी कोई कन्फर्मेशन, अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई आपको डाउट हो, तो आप क्लियर कर सकते हैं मुझे कमेंट के ज़रिए। हमारे पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और अदरवाइज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है contact@firdaus.in। और यहाँ पे आप मुझे कोई भी क्वेरी जो है मेल कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। या आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7875086615, ये मेरा नंबर है। आप मुझे डायरेक्टली जो है कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7875086615। जो भी क्लियर जो मुद्दे हैं, मैंने जो आपको पहले वीडियो और ये दूसरे वीडियो में जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई अगर डिफ़िकल्टी आ रही होगी या इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर इत्तला कीजिए, ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि अपने आने वाली वीडियो में शामिल कर सकूँ, जो कि इससे मुझे बेहद खुशी होगी कि आप लोगों के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। दोस्तों आगे आगे के हम वीडियो में आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए।